नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिस पिता ने अपनी 20 साल पुरानी खटारा स्कूटर घिसकर बेटे को इंजीनियर बनाया, उसी बेटे ने कार शोरूम में पिता को गवार कहकर कोने वाले स्टूल पर बिठा दिया। 65 साल के माधव काका को उनका बेटा समीर सिर्फ इसीलिए साथ ले गया था ताकि वो 50 लाख की नई कार के लोन पर गारंटर बन सके। हद तो तब हो गई जब माधव काका ने शोरूम की सबसे महंगी 80 लाख की कार को छू लिया और बेटे ने सबके सामने उनका हाथ झटक दिया। लेकिन समीर नहीं जानता था कि जिस वीआईपी महिला का इंतज़ार पूरा शोरूम कर रहा था, वो अमीर महिला आते ही उस गंवार पिता के पैरों में गिर जाएगी। आखिर क्या रिश्ता था उस करोड़पति मालकिन और एक मामूली मैकेनिक के बीच। और जब उस महिला ने वो 80 लाख की कार पिता को गिफ्ट की, तो माधव काका ने कार की चाबी और बेटे के लोन के कागजों के साथ जो किया, उसके बेटे के होश उड़ा दिए। पढ़िए स्वाभिमान की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, स्पेशल वाली कार। रविवार की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था, लेकिन 65 वर्षीय माधव काका अपने घर के छोटे से आंगन में पसीने से तर-बतर थे। उनके हाथ में प्लास्टिक का एक पुराना मग था और पास ही साबुन के पानी से भरी बाल्टी रखी थी। उनके सामने उनकी सबसे कीमती दौलत खड़ी थी, उनकी 20 साल पुरानी हरे रंग की बजाज चेतक स्कूटर। माधव काका के लिए यह स्कूटर महज लोहा और प्लास्टिक का ढांचा नहीं था, यह उनके संघर्ष के दिनों का साथी था। उन्होंने एक पुराने कपड़े को गीला किया और बड़े ही प्यार से स्कूटर की हेडलाइट को पोंछने लगे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का चेहरा साफ करती है। उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें याद आया कि कैसे मूसलाधार बारिश में इसी स्कूटर के पीछे दूध के भारी डिब्बे लाद कर उन्होंने घर घर दूध पहुंचाया था, ताकि वो अपने बेटे समीर की स्कूल फीस भर सके। इस स्कूटर की सीट पर बैठकर ही नन्हा समीर दुनिया देखा करता था। यह स्कूटर गवाह था उस पिता के त्याग का, जिसने अपनी जवानी इस मशीन के पहियों पर घिस दी थी ताकि बेटा इंजीनियर बन सके। वे अपनी यादों में खोए ही थे कि तभी घर का मुख्य दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला। समीर बाहर आया। उसने एक ब्रांडेड टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। हाथ में उसकी होंडा सिटी कार की चाबी थी, जिसे वह उंगलियों से नचा रहा था। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं, बल्कि एक गहरी झुंझलाहट थी। उसके ठीक पीछे उसकी पत्नी अंकिता अपने डिजाइनर सैंडल की खट-खट करती हुई बाहर निकली। उसने नाक पर चढ़ा हुआ धूप का चश्मा ठीक किया और आंगन में फैला पानी देखकर अपना मुंह ऐसे बनाया जैसे किसी गटर के पास आ गई हो। समीर की नज़र जैसे ही पिता और उस स्कूटर पर पड़ी, उसका पारा चढ़ गया। उसने अपना माथा पीट लिया। समीर गुस्से और चिढ़न भरी आवाज़ में बोला, उफ पापा, फिर शुरू हो गए आप। आज संडे है, कम से कम आज तो इस कबाड़ को बखस दीजिए। मैं सुबह उठकर बालकनी में कॉफ़ी पीने आया था और नीचे देखा तो आप फिर वही बाल्टी मग लेकर इसे नहला रहे हैं। माधव काका के हाथ रुक गए। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, कल बारिश हुई थी ना, तो कीचड़ लग गया था। साफ नहीं करूँगा तो जंग लग जाएगा। समीर सीढ़ियाँ उतरकर उनके पास आया और स्कूटर के हैंडल पर हिकारत से उंगली मारी। पापा, जंग इसमें नहीं, आपकी सोच में लग गया है। आपको कितनी बार कहा है कि इसे कबाड़ वाले को बेच दीजिए तो 4,000 रुपये मिल जाएंगे। मेरी सोसाइटी वाले हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं बेटे के पास इतनी महंगी होंडा सिटी है, लाखों का पैकेज है, और बाप अभी भी उस खटारा पर फटफट करता हुआ सब्जी लेने जाता है। मेरा स्टेटस खराब होता है पापा। आप मेरी इमेज की धज्जियाँ क्यों उड़ाने पर तुले हैं? माधव काका का दिल एक पल के लिए सिहर उठा। स्टेटस?
जिस स्कूटर की कमाई से समीर का स्टेटस बना था, आज वही उसे शर्मिंदा कर रही थी। उन्होंने धीरे से स्कूटर की सीट पर हाथ फेरा, जहां पर एक सीन अब फट चुका था। माधव काका धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोले, बेटा, यह खटारा नहीं है। जब तेरी इंजीनियरिंग की आखिरी सेमेस्टर की फीस भरने के लिए घर में 1 रुपया नहीं था और मैंने अपनी माँ के कंगन बेचे थे, तब इसी स्कूटर ने मुझे शहर तक पहुँचाया था। उस दिन बस हड़ताल पर थी समीर। अगर यह खटारा ना होती तो आज तो उस एसी ऑफिस में ना बैठा होता। यह मेरी मेहनत की निशानी है, मेरी रूह है इसमें। समीर कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे खड़ी अंकिता ने अपनी तीखी आवाज़ में बात काट दी। ओहो प्लीज़ बाबूजी, अब सुबह सुबह यह इमोशनल ड्रामा शुरू मत कीजिए। मम्मी जी ने सही कहा था, पुरानी चीज़ें और पुराने लोग घर की शोभा नहीं बढ़ाते, बस फालतू की जगह घेरते हैं। यह स्कूटर हमारे गैराज में जगह रोकता है, मुझे अपनी स्कूटी पार्क करने में दिक्कत होती है। अंकिता ने अपनी कलाई घड़ी देखी और समीर के कंधे पर हाथ रखा। खैर छोड़ो समीर, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, 11 बजने वाले हैं। हमें शोरूम भी जाना है, आज नई कार की बुकिंग है, भूल गए क्या? और हाँ, याद रहे, पापा को साथ ले जाना ज़रूरी है। माधव काका, जो फिर से बाल्टी उठाने जा रहे थे, यह सुनकर ठिठक गए। उनके कान खड़े हो गए। नई कार? उन्होंने हैरानी से पूछा, पर बेटा, अभी तो तुम्हारे पास अच्छी खासी गाड़ी है ना? अभी तो 2 साल ही हुए हैं उसे लिए। समीर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जो बेटा अभी गुस्से में फुफकार रहा था, उसके चेहरे पर अब एक मतलबी और झूठी नरमी आ गई। वह पिता के करीब आया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया, वही हाथ जिससे उसने अभी स्कूटर को झटकने का इशारा किया था। समीर मिठास का नाटक करते हुए, अरे पापा, वो छोटी गाड़ी है, बस मेरा प्रमोशन हो गया है, सैलरी बढ़ गई है। और अंकिता का सपना था कि हमारे पास वो बड़ी वाली 50 लाख की एसयूवी हो जिसमें सनरूफ खुलता है। हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना। माधव काका चुप रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें उनकी क्या ज़रूरत है। समीर थोड़ा हिचकिचाया, फिर असली मुद्दे पर आया, और पापा, बात दरअसल यह है कि गाड़ी 50 लाख की है, तो बैंक वाले लोन के लिए एक तगड़े गारंटर की मांग कर रहे हैं, जिसका अपना खुद का मकान हो। अब इस पुराने मकान के कागज़ तो आपके नाम पर है, तो आपके साइन लगेंगे, बस इसीलिए आपको साथ चलना है। माधव काका ने बेटे की आंखों में देखा। वहाँ पिता के लिए प्रेम नहीं, बल्कि एक जिंदा हस्ताक्षर की ज़रूरत थी। बेटा उन्हें शोरूम घुमाने नहीं ले जा रहा था, ना ही उनकी पसंद पूछने ले जा रहा था। वह उन्हें सिर्फ इसीलिए ले जा रहा था ताकि उनकी गिरवी रखी जा सकने वाली हैसियत का इस्तेमाल कर सके। माधव काका का दिल भर आया, गला रूंध गया। वे कहना चाहते थे कि बेटा, 50 लाख की गाड़ी की क्या ज़रूरत, पैसे जोड़ ले, बुढ़ापे में काम आएंगे। लेकिन अंकिता की चढ़ी हुई भौहें और समीर की बेसब्री देखकर वे समझ गए कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बाल्टी नीचे रख दी। ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी उसी में है तो मैं चलूँगा, साइन कर दूँगा। समीर और अंकिता के चेहरों पर जीत की मुस्कान आ गई। अंकिता बोली, थैंक गॉड। अब जल्दी जाइए बाबूजी, तैयार हो जाइए, और हाँ, वो धोती कुर्ता मत पहनिएगा। समीर का दिया हुआ वो नया सूट पहन लीजिएगा, शोरूम में बड़े लोग आते हैं। माधव काका चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, वहाँ समीर का दिया सूट भी टंगा था, लेकिन उन्होंने अपना वही धुला हुआ पुराना सफ़ेद कुर्ता और पैजामा निकाला। उन्होंने मन ही मन कहा, बेटा, मुझे मेरी औकात याद दिला रहा है, लेकिन मैं असलियत नहीं भूल सकता। मैं एक मैकेनिक था
और मैकेनिक ही रहूँगा। 40 मिनट बाद शहर का सबसे बड़ा कार शोरूम, कांच की दीवारें, चमचमाती टाइल्स और एसी की ठंडी हवा। समीर और अंकिता ने अंदर कदम रखा। उनके कपड़े, उनकी चाल ढाल देखकर सेल्समैन दौड़ते हुए आए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम मैम। लेकिन जब माधव काका ने अंदर कदम रखा तो गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये बाबा, कहाँ जा रहे हो? डिलीवरी बॉयज के लिए पीछे का दरवाज़ा है। समीर ने गार्ड को डांटने के बजाय अपने पिता की ओर देखा और दबी आवाज़ में कहा, पापा, मैंने कहा था ना कि वो नया वाला सूट पहन लो, इस कुर्ते में आ गए। गार्ड को भी लगा कि आप कोई चपरासी हैं। प्लीज़ अब अंदर जाकर चुपचाप रहिएगा, कुछ बोलिएगा मत, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। माधव काका ने सिर झुका लिया। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी बेटे को उनके साथ चलने में शर्म आ रही थी। अंदर अंकिता कारों को देखकर चहक रही थी। वाह समीर, देखो यह ब्लैक वाली, यही तो है वो मॉडल जिसका मैं सपना देख रही थी। सेल्समैन ने पानी की बोतलें बढ़ाई। समीर और अंकिता सोफे पर बैठ गए। माधव काका भी थक गए थे, वे भी सोफे के कोने में बैठने लगे। तभी अंकिता ने उनकी बाँह पकड़ ली। अरे बाबूजी, आप वहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? वो प्रीमियर लेदर का सोफा है। आपके कुर्ते में स्कूटर का ग्रीस या धूल लगी होगी, सोफा गंदा हो जाएगा। आप वहाँ उस खंभे के पास खड़े रहिए। माधव काका सन्न रह गए। उनका अपना बेटा पास में बैठा मिनरल वाटर पी रहा था और उन्हें एक मुजरिम की तरह खंभे के पास खड़ा कर दिया गया। सेल्समैन ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया, जैसे वे वहाँ मौजूद ही ना हो। शोरूम के कोने में समीर और अंकिता सेल्समैन के साथ अपनी पसंदीदा एसयूवी के फीचर्स और ईएमआई प्लान समझने में व्यस्त थे। उनके लिए यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि समाज में अपनी नाक ऊंची करने का जरिया था। दूसरी तरफ माधव काका अकेले खड़े थे। उन्हें वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी नज़र शोरूम के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखी गहरे नीले रंग की लिमिटेड एडिशन सेडान पर पड़ी। वह गाड़ी वाकई नायाब थी। उनकी चमक ऐसी थी कि कोई भी सम्मोहित हो जाए। माधव काका, जो अपनी जवानी में शहर के सबसे बेहतरीन मैकेनिक माने जाते थे और जिन्होंने गाड़ियों के इंजन की आवाज़ सुनकर ही खराबी बता देने का हुनर कमाया था, उनकी तकनीकी समझ जाग उठी। एक चुंबकीय आकर्षण ने उन्हें उस गाड़ी की ओर खींच लिया। वे धीरे धीरे, डरते डरते उस शानदार कार के पास गए। उनकी अनुभवी नज़रों ने वो देख लिया जो शोरूम की चकाचौंध में किसी और को नहीं दिखा था। कार के बोनट के बाएं हिस्से में हेडलाइट के पास एक बाल बराबर बारीक सा डेंट था और बम्पर का अलाइनमेंट सूत भर टेढ़ा था। शायद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यह हुआ होगा। अपनी पुरानी आदत के अनुसार उन्होंने तसल्ली करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेलियों पर सालों की मेहनत के निशान थे और उंगली में एक पुरानी तांबे की अंगूठी थी। जैसे ही उन्होंने झुककर बहुत ही हल्के हाथ से बोनट पर उंगली रखी और ग्रिल को छूने की कोशिश की, तभी शोरूम की खामोशी को चीरती हुई अंकिता की तीखी और कर्कश आवाज़ गूंजी, बाबूजी, हटिए वहाँ से, क्या कर रहे हैं आप? अंकिता की चीख सुनकर समीर, जो दूसरी तरफ खड़ा था, बिजली की रफ्तार से दौड़कर आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बूढ़े पिता का हाथ इतनी जोर से झटका कि माधव काका का संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ाते हुए पीछे गिरे। समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह पिता पर ऐसे बरसा जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। समीर गुर्राते हुए बोला, पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? आपका दिमाग सठिया गया है? आपको पता है यह कितने की गाड़ी है? 80 लाख की।
अगर आपके उस गंदे हाथ की अंगूठी से इस पर एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाता ना, तो हमें लेने के देने पड़ जाते। हमारी साल भर की सैलरी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाती। माधव काका कांपने लगे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, बेटा मैं तो बस। समीर चिल्ला कर बोला, बस क्या? आपको मना किया था ना कि यहाँ किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। कहा था कि चुपचाप खड़े रहिएगा, लेकिन नहीं, आपको अपनी मिस्त्रीगिरी दिखानी ही है। आप गवार के गवार ही रहेंगे। मुझे शर्म आती है कि मैं आपको यहाँ लेकर आया। शोरूम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन अगले ही पल वहाँ मौजूद बाकी हाई प्रोफाइल ग्राहक और सूट बूट पहने स्टाफ दबी हंसी हंसने लगे। वे सब माधव काका के पुराने कुर्ते और उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक सीनियर सेल्समैन, जो काफ़ी देर से नाक भौं सिकुड़कर माधव काका को देख रहा था, वो आगे आया और ताना मारते हुए बोला, सर प्लीज़ अपने साथ वालों को संभालिए। यह कोई आम गाड़ी नहीं है, यह सोल्ड आउट है। मथुरा से एक बहुत बड़ी वीआईपी मैम इसे लेने आ रही हैं। अगर इस पर आपकी वजह से एक दाग भी लगा तो हमारे शोरूम का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और हाँ, सिक्योरिटी ज़रा ध्यान रखो कि यह बुजुर्ग किसी और गाड़ी को गंदा ना करे। उस सेल्समैन के लहजे में इतना अपमान था कि माधव काका की बूढ़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्हें लगा जैसे भरी सभा में उन्हें नंगा कर दिया गया हो। उन्होंने कांपती आवाज़ में अपनी सफाई देने की कोशिश की। बेटा समीर, मैं इसे गंदा नहीं कर रहा था। इसका बोनट, इसका अलाइनमेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। शायद फिटिंग में कोई कमी। समीर ने दांत पीसते हुए पिता के बिल्कुल करीब आकर उनकी आंखों में उंगली दिखाकर कहा, बस अब एक शब्द और मत बोलना। आपको क्या पता अलाइनमेंट क्या होता है? आप सारी ज़िंदगी बस पुरानी खटारा स्कूटरों के नट बोल्ट कसते रह गए और हाथों में कालीख पोतते रह गए। यह जर्मन टेक्नोलॉजी है पापा, आपकी बजाज चेतक नहीं, जिसे आप हथौड़े से ठोक पीट कर ठीक कर दें। अपनी यह सड़क छाप नॉलेज अपने पास रखिए। समीर ने उंगली से शोरूम के सबसे कोने में पड़े एक छोटे से स्टूल की तरफ इशारा किया, जो शायद गार्ड्स के बैठने के लिए था। समीर, देख रहे हैं वो कोना? जाकर चुपचाप उस स्टूल पर बैठ जाइए और खबरदार जो वहाँ से हिले भी। जब लोन के पेपर साइन करने होंगे तब बुला लूँगा। तब तक अपनी शक्ल नीचे रखिएगा ताकि लोग मुझे जज ना करें। माधव काका ने एक बार बेटे के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ वो छोटा समीर नहीं था जो उनकी गोद में खेलता था। वहाँ एक ऐसा अजनबी खड़ा था जिसे अपने पिता के अस्तित्व से घिन आ रही थी। एक पिता को, उसके तकनीकी ज्ञान को, उसके बरसों के अनुभव को और सबसे बढ़कर उसके आत्मसम्मान को उसके अपने ही खून ने अनपढ़ और गंवार बताकर सबके सामने खारिज कर दिया। माधव काका ने अपना सिर झुका लिया और भारी कदमों से उस कोने की तरफ चल दिए, जैसे कोई मुजरिम अपनी काल कोठरी की तरफ जा रहा हो। आधा घंटा बीत चुका था। शोरूम के ठंडे एसी में भी माधव काका को पसीने आ रहे थे। गर्मी से नहीं, बल्कि अपमान की उस आग से जो उनके सीने में जल रही थी। वे उस कोने वाले स्टूल पर सिकुड़ कर बैठे थे, जैसे कोई अपराधी अपनी सज़ा का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ समीर और अंकिता बड़े शान से कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे और लोन के पेपर्स तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। तभी शोरूम के मुख्य कांच के दरवाजे पर अचानक हलचल हुई। रिसेप्शनिस्ट अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और सेल्समैन अपनी टाई ठीक करने लगे। मैनेजर ने हड़बड़ाकर अपने स्टाफ को इशारा किया, जल्दी।
लाइन में लग जाओ सब, मैम आ रही हैं। शोरूम के बाहर एक लंबी काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। उसके पीछे 2 और गाड़ियां थीं। वर्दीधारी ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। उस कार से एक 50-55 साल की गरिमामयी महिला उतरी। उन्होंने कोई भड़कीले कपड़े या हीरे के हार नहीं पहने थे, बल्कि एक साधारण सी कॉटन की साड़ी पहनी थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और रुतबा था कि वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें उन पर टिक गई। ये वही वीआईपी मैम थी जिनके डर से सेल्समैन ने माधव काका को वहाँ से हटाया था। उनके स्वागत के लिए शोरूम के मालिक मिस्टर खन्ना खुद बाहर खड़े थे। वे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। समीर के पास खड़े सेल्समैन ने फुसफुसाते हुए कहा, सर प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए। यही वो मैम हैं, सुमित्रा देवी, जिन्होंने यह लिमिटेड एडिशन कार खरीदी है। इनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा एम्पायर है। शहर की सबसे इज़्ज़तदार हस्ती हैं ये। समीर और अंकिता भी अपनी जगह से खड़े हो गए। अपनी गर्दन उचकाकर उस सेलिब्रिटी को देखने लगे। समीर ने मन ही मन सोचा, काश मेरी भी कभी ऐसी ही एंट्री हो। सुमित्रा देवी ने शोरूम में प्रवेश किया। उनके पीछे उनका पीए और बॉडीगार्ड्स थे। मिस्टर खन्ना हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वेलकम मैम, आपकी कार बिल्कुल तैयार है, बस रिबन कटना बाकी है, इधर आइए। सुमित्रा जी के कदम उस चमचमाती कार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र अचानक भटक गई। उनकी आंखें शोरूम की चकाचौंध को छोड़कर उस अंधेरे कोने में टिक गई, जहां पिलर के पास स्टूल पर एक बुजुर्ग सिर झुकाए बैठा था। उनका कुर्ता पुराना था, चेहरे पर मायूसी थी। सुमित्रा देवी के कदम ठिठक गए। उन्होंने अपना चश्मा नाक पर ठीक किया और ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और पहचान की एक चमक कौंधी। मिस्टर खन्ना ने देखा कि मैम रुक गई हैं। क्या हुआ मैम, कार इधर है। सुमित्रा जी ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप करा दिया। वे धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ी। समीर को लगा शायद मैम उसे देख रही हैं। उसने अपनी शर्ट ठीक की और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा जी उसके पास से गुजर गई, जैसे वह वहाँ हो ही नहीं। वे सीधे उस स्टूल के पास जाकर रुकी। माधव भैया। सुमित्रा जी के मुंह से बहुत ही धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज़ निकली। माधव काका ने अपनी धुंधली आंखों से सिर उठाया। उन्हें लगा शायद कोई गार्ड उन्हें हटाने आया है, लेकिन सामने खड़ी महिला को देखकर वे चौंक गए। यादों की धुंध छटी। सुमित्रा, तुम यहाँ? समीर और अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके गंवार और शर्मिंदा करने वाले पिता को यह अरबपति महिला भैया कह रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुमित्रा जी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और भरे शोरूम में सैकड़ों लोगों और कैमरों के सामने नीचे झुककर माधव काका के पैरों में अपना माथा टेक दिया। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। पूरे शोरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। मिस्टर खन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। समीर की आंखें फटी रह गई। वह पिता जिसे उसने छुआ तक नहीं था, उसे यह वीआईपी महिला पूज रही थी। माधव काका हड़बड़ा गए। उन्होंने जल्दी से सुमित्रा जी के कंधे पकड़कर उठाया। अरे अरे सुमित्रा, यह क्या कह रही हो? तुम इतनी बड़ी आदमी हो गई हो, मैं तो एक मामूली। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माधव काका का खुरदरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। बड़े तो आप हैं भैया, मैं तो आपके सामने आज भी वही लाचार सुमित्रा हूँ।
फिर सुमित्रा जी की नज़र उस छोटे से स्टूल पर पड़ी जिस पर माधव काका बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने पलटकर मिस्टर खन्ना और मैनेजर को देखा। उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, खन्ना साहब, शर्म नहीं आती आपको? मिस्टर खन्ना कांप गए। मैम, क्या हुआ? मेरे बड़े भाई माधव जी यहाँ इस कोने में स्टूल पर बैठे हैं और आप लोग कुर्सियों पर। आपको पता भी है ये कौन है? मिस्टर खन्ना हकला गए। नहीं मैम, हमें लगा कोई ड्राइवर। सुमित्रा जी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस सुमित्रा ट्रांसपोर्ट का नाम सुनकर आप सलाम ठोक रहे हैं, वो इन्हीं की बदौलत खड़ा है। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और अपनी आवाज़ ऊंची की। 20 साल पहले की बात है। हाईवे पर रात के 2 बजे मेरे पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उनका शरीर खून से लथपथ था। कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। सब मुझे पागल समझकर आगे बढ़ रहे थे। मेरे पति मेरे गोद में दम तोड़ रहे थे। सुमित्रा जी का गला भर आया, लेकिन उन्होंने माधव काका की तरफ इशारा किया। तब यही माधव भैया वहाँ से गुजरे थे, अपनी उसी पुरानी स्कूटर पर जिसे शायद आज दुनिया खटारा कहती होगी। इन्होंने ना अपने कपड़ों की परवाह की, ना पुलिस के लफड़े की। इन्होंने मेरे पति को अपनी पीठ पर लादा, खुद स्कूटर चलाया और समय रहते अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा था खून की ज़रूरत है, तो इन्होंने अपना खून दिया। मेरे पति की जान बच गई। समीर का सिर शर्म से झुकता जा रहा था। उसे वो स्कूटर याद आ रहा था जिसे उसने सुबह कबाड़ कहा था। सुमित्रा जी ने आगे कहा, मेरे पति ठीक हुए। हमने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की। हम इन्हें ढूंढते हुए इनके घर गए। इन्हें ब्लैंक चेक देना चाहा, लेकिन जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने चेक फाड़ दिया और कहा, बहन, इंसानियत बिकाऊ नहीं होती। अगर मदद के बदले पैसा ले लिया तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? और हमें चाय पिलाकर विदा कर दिया। सुमित्रा जी की नज़र अब पसीने से भीग रहे समीर पर पड़ी। वे समीर के पास गई। समीर की नज़रें ज़मीन में गड़ी थी। तुम इनके बेटे समीर हो ना? सुमित्रा जी ने पूछा। समीर ने मुश्किल से सिर हिलाया। जी। सुमित्रा जी ने व्यंग से कहा, पहचान गई मैं। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिता से मिलती है, पर अफसोस सीरत नहीं मिलती। याद है माधव भैया, 10 साल पहले आप हमारे पास आए थे। इस लड़के की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। आपने हमसे 50,000 उधार मांगे थे। हमने कहा था कि भैया, यह उधार नहीं, हक है आपका। लेकिन आप नहीं माने। आपने दिन रात गैराज में काम किया, ओवर टाइम किया और पाई जोड़कर सूद समेत हमारा पैसा लौटाया, यह कहकर कि मेरा बेटा अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ेगा, तभी उसकी रीढ़ सीधी रहेगी। सुमित्रा जी ने समीर की आंखों में सीधे देखकर कहा, आज उसी बेटे ने अपनी रीढ़ झुका दी। जिस पिता के स्वाभिमान के कर्जदार हम आज तक हैं, उस पिता को तुमने शोरूम के कोने में स्टूल पर बिठा रखा है, सिर्फ इसीलिए कि उनके कपड़े तुम्हारे सूट बूट से मेल नहीं खाते। शोरूम में मौजूद हर शख्स की नज़र अब समीर पर थी। वो नज़रें जो पहले माधव काका को गंवार समझ रही थी, अब समीर को बौना और गरीब समझ रही थी। अंकिता ने शर्म के मारे अपना चश्मा आंखों पर लगा लिया। माधव काका ने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखा। पगली, पुरानी बातें क्यों कुरेद रही है? छोड़ ना, तू बता,
यह गाड़ी तूने ली है? सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे और एक फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वही सुमित्रा की बातों ने समीर और अंकिता के झूठे सम्मान की धज्जियां उड़ा दी थी। माधव काका की बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इस बात के थे कि आज एक अजनबी यानी कि मुंह बोली बहन ने उन्हें वो इज्जत दी जो उनके अपने सगे बेटे ने छीन ली थी। समीर ने माहौल बिगड़ता देखकर अपनी गिरगिट वाली फितरत दिखाई। वह हकलाते हुए आगे बढ़ा, जी मैम, वो मैं इनका बेटा हूँ। हम तो बस कार लेने आए थे, शायद कोई गलत फहमी। सुमित्रा जी ने समीर की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने माधव काका का खुरदरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उन्हें उस कोने से उठाया। वे उन्हें पूरे सम्मान के साथ शोरूम के बीचों बीच रखे उस प्रीमियम लेदर सोफे तक ले गई जिस पर बैठने से कुछ देर पहले अंकिता ने उन्हें मना किया था। सुमित्रा जी ने उन्हें बिठाया और फिर पलटकर समीर की आंखों में अंगारे भरते हुए पूछा, जवाब दो समीर, तुम्हारे पिता वहाँ कोने में स्टूल पर क्यों बैठे थे और तुम दोनों यहाँ एसी में सोफे पर? क्या इनके पैरों में दर्द नहीं होता? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गला सूख गया। वह बस जमीन देखने लगा। तभी वही सेल्समैन जो अब तक समीर की हाँ में हाँ मिला रहा था और अब नौकरी जाने के डर से कांप रहा था, वो सच उगल बैठा। सेल्समैन बोला, मैम, सर ने ही इन्हें वहाँ बैठने को कहा था। सर कह रहे थे कि इनके कपड़े गंदे हैं, सोफ़ा खराब हो जाएगा और मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बुजुर्ग को कोने में कर दिया था। यह सुनते ही सुमित्रा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने मुड़कर शोरूम के मालिक मिस्टर खन्ना को देखा और बोली, खन्ना साहब, मुझे यह गाड़ी नहीं चाहिए। मिस्टर खन्ना के पसीने छूट गए। पर मैम, पेमेंट हो चुकी है, इनवॉइस बन गया है, आप ऐसा मत कीजिए। सुमित्रा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, गाड़ी मैं खरीद रही हूँ खन्ना साहब, पेमेंट भी होगी, लेकिन इस गाड़ी की डिलीवरी मैं नहीं लूँगी। उन्होंने कार की चमचमाती चाबी उठाई और माधव काका की हथेली पर रख दी और बोली, यह गाड़ी आज से मेरे बड़े भाई माधव जी की है। यह कोई दान नहीं है भैया, यह मेरी तरफ से उस पुराने कर्ज की एक बहुत छोटी सी किस्त है जो मैं आज तक नहीं चुका पाई। उस रात आपने अपने स्कूटर पर मेरे पति की जान बचाई थी। आज मैं आपको यह कार देकर अपना गिल्ट कम करना चाहती हूँ। जैसे ही 80 लाख की कार और माधव जी की है, शब्द समीर और अंकिता के कानों में पड़े। उनका शर्म से झुका हुआ सिर अचानक लालच से उठ गया। उनके चेहरों पर बेशर्मी की चमक आ गई। 80 लाख की लिमिटेड एडिशन कार, वो भी मुफ्त में। समीर तुरंत अपनी पुरानी बेइज्जती भूल गया। वह दौड़कर पिता के पास गया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया, वही हाथ जिससे उसने उन्हें धक्का दिया था। समीर उत्साह में, पापा, देखा आपने, मैंने कहा था ना आज का दिन शुभ है। आपकी तो किस्मत खुल गई। 80 लाख की गाड़ी। फिर वह सुमित्रा जी की ओर मुड़ा और बत्तीसी दिखाते हुए बोला, आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप फिक्र मत कीजिए, पापा तो बूढ़े हैं, उन्हें चलाना नहीं आता। यह गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। पापा को पिछली सीट पर बिठा कर घुमाऊंगा, है ना पापा? समीर ने बेशर्मी की हद पार करते हुए पिता की हथेली से वो चाबी
उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अंकिता भी पीछे से मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी किट्टी पार्टी में शो ऑफ करने का मौका मिल गया था। समीर की उंगलियां चाबी को छूने ही वाली थी कि तभी एक सख्त और मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। यह हाथ माधव काका का था, एक मैकेनिक का हाथ जिसकी पकड़ लोहे जैसी थी। माधव काका शांत लेकिन भारी आवाज में बोले, रुक जा समीर। समीर ने हैरानी से देखा। क्या हुआ पापा? चाबी दीजिए, घर चलते हैं। माधव काका ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से कुर्ते की जेब से एक भूरे रंग का लिफाफा निकाला। यह वही लिफाफा था जिसमें पुश्तैनी मकान के असली कागज़ थे, जिन पर बैंक लोन के लिए उन्हें गारंटर के तौर पर साइन करना था। माधव काका ने समीर की आंखों में देखा। तुझे यह गाड़ी चाहिए बेटा, और इस गाड़ी के लिए तुझे लोन चाहिए, और लोन के लिए मेरी गारंटी चाहिए। समीर घबरा गया। हाँ पापा, साइन कर दीजिए ना। माधव काका ने एक पल के लिए उन कागज़ों को देखा, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बीच से फाड़ दिया। कागज़ फटने की आवाज़ पूरे खामोश शोरूम में गूंजी। समीर और अंकिता की चीख निकल गई। पापा, यह क्या कर रहे हैं? यह ओरिजिनल डीड थी। माधव काका ने उन कागज़ों के टुकड़े टुकड़े किए और पास रखे डस्टबिन में डाल दिया। माधव काका बोले, लोन पास नहीं होगा बेटा, क्योंकि जिस गारंटर की साख पर तुम 50 लाख का लोन ले रहे थे, वो गवार और मैला आदमी अब तुम्हारी ज़िंदगी की या तुम्हारे बैंक की कोई गारंटी नहीं ले सकता। फिर माधव काका अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी हथेली पर रखी कार की चाबी उठाई। समीर को लगा शायद अब वे मान जाएंगे, लेकिन माधव काका सुमित्रा जी के पास गए और वो चाबी वापस उनके हाथ में रख दी और बोले, सुमित्रा बहन, तुम्हारा प्यार और सम्मान सिर माथे। तूने आज इस भरे बाजार में मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। इसके लिए मैं तेरा ऋणी हूँ, लेकिन मैं यह गाड़ी नहीं ले सकता। सुमित्रा जी ने कहा, क्यों भैया, यह आपका हक है। माधव काका बोले, नहीं बहन, जिस स्कूटर को मेरा बेटा सुबह खटारा और कबाड़ कह रहा था ना, उसमें मेरी मेहनत की कमाई का पेट्रोल डलता है। उस स्कूटर की सवारी में मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि वो मेरी है। और यह 80 लाख की गाड़ी अगर मैं इसे घर ले गया तो मेरा बेटा इसे बाप की कार नहीं बल्कि अपनी जागीर समझेगा। यह मुझे पिछली सीट पर नहीं बल्कि ड्राइवर की सीट पर बिठाएगा और खुद मालिक बनकर पीछे बैठेगा। और दुनिया कहेगी कि माधव ने बेटे के पैसों पर या किसी के एहसान पर ऐश की। माधव काका की आवाज़ भारी हो गई। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है बहन, मुझे मेरा स्वाभिमान प्यारा है। मैं एक मैकेनिक हूँ, अपने हाथों की कमाई खाता हूँ। मुफ्त की 80 लाख की गाड़ी मुझे हजम नहीं होगी। इसके बाद माधव काका समीर की तरफ मुड़े। समीर का चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। गाड़ी भी गई और मकान के कागज भी गए। माधव काका ने समीर की आंखों में उंगली डालकर एक पिता के तौर पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। माधव काका बोले, समीर, तुझे लगा था मैं यहाँ सिर्फ साइन करने आया हूँ? नहीं बेटा, मैं तो बस यह देखने आया था कि मेरा बेटा, जिसे मैंने अपनी जवानी घिसकर इंजीनियर बनाया, वो सच में बड़ा आदमी बना है या नहीं। माधव काका ने समीर के महंगे सूट को ऊपर से नीचे तक देखा
और एक फीकी मुस्कान दी। लेकिन आज पता चला, तू अमीर तो बन गया समीर, पर बड़ा नहीं बन पाया। तेरी गाड़ी का अलाइनमेंट तो ठीक है, पर तेरे दिमाग और संस्कारों का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। माधव काका ने अपने पुराने कुर्ते को झाड़ा। तूने कहा था ना कि मेरे कपड़ों से तेरी कार और तेरा शोरूम गंदा हो जाएगा। जा बेटा, अपनी उस साफ सुथरी और झूठी दुनिया में खुश रह। यह मैला और गंवार बाप आज के बाद तेरे स्टेटस के बीच नहीं आएगा। मैं अपनी खटारा स्कूटर पर ही ठीक हूँ। कम से कम वो मुझे मेरी हैसियत नहीं दिखाती। इतना कहकर माधव काका मुड़े और बिना पीछे देखे शोरूम के बाहर निकल गए। पीछे छूट गए एक 80 लाख की लावारिस कार, एक अमीर बहन की नम आंखें और एक बेटा जो अब सच में गरीब हो चुका था। कभी किसी के फटे कपड़ों और पुरानी चीज़ों को देखकर उसकी औकात मत आंकना। हो सकता है उसकी एक साइन की कीमत तुम्हारी पूरी जायदाद से ज़्यादा हो सकती है। माता पिता पुराने हो सकते हैं, बेकार नहीं। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे मास्टर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।